जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का अगला पार्ट। हमने उसमें बताया था डिविजिबिलिटी के काफी रूल बताए थे। उसमें से कुछ डिविजिबिलिटी के रूल अभी समाप्त नहीं हुए हैं। तो हमने उस वीडियो में शायद 7 का डिविजिबिलिटी का रूल नहीं बताया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 7 के डिविजिबिलिटी के रूल से। 7 का डिविजिबिलिटी का अगर 7 का डिविजिबिलिटी के रूल की बात की जाए तो हमने बताया था किसी भी अभाज्य संख्या की जो डिविजिबिलिटी होती है उसके दोनों अंकों को लिखते हैं। जैसे हमने बताया था 13 का बताया था, तो हमने क्या कहा था कि 13 को लिखिए 3x+1, यानी इन नंबर को पलट दीजिए और जो लास्ट वाला नंबर है उसके साथ x लिखिए और प्लस का जो पहला नंबर है उसको लिखिए। उसके बाद हमने क्या कहा था कि जो x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि वो जो वैल्यू है पूरी तरीके से 13 से डिविजिबल हो जाए। 13 से डिविजिबल होने का मतलब ये है या तो उसकी इस टोटल सम की वैल्यू 0 आ जाए, या फिर 13 आए, या फिर 13 का कोई भी गुणनखंड आए। कहने का मतलब ये है। तो अगर 0 तो किसी हालत में आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो 3 1 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4 होगा। डिविजिबल नहीं है। फिर इसकी वैल्यू अगर जब हम इसकी वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 3 12 + 1 13, यानी इसका सम जो है 13 के बराबर आ रहा। तो इसकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या बताया था और बताया था 17 का 17 के लिए हमने क्या कहा था? 7x+1। इसमें हम x की वैल्यू क्या लाए थे? -5 लाए थे। इसमें x की वैल्यू क्या है? 4 है। फिर है 19 की बात की जाए तो इसको क्या लिखेंगे? 9x+1। इसमें x की वैल्यू क्या आई थी? 2 प्लस की 2 आई थी। इसमें माइनस की 2। आगे हमने बताया था 23 की बात की जाए तो 3x+2। इसमें x की वैल्यू क्या आई थी? 7 आई थी। तो आपको क्या करना है? ये वैल्यू रट के रखनी है हमेशा। आप जब इनकी वैल्यू रटे हुए रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं 7 की डिविजिबिलिटी के रूल में क्या करते हैं। 7 को हम ऐसे 2 अंकों के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यानी 7 को नहीं लिख सकते हैं तो 7 का अगला गुणनखंड लिया जाए। जैसे इसमें 17 में था तो 34 आया था टोटल। ठीक वैसे ही क्या करना है? 7 का भी लिखना है और उसमें क्या करना है? अब 7 में तो हम 2 अंक ही नहीं, तो हमें ऐसा लेना है कि 14 ले लें। यानी कि यहां से हमें क्या पता चलेगा? जो नंबर 14 से डिविजिबल होगा वो नंबर तो 101% 7 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 7 2 14 होता है। इतना तो हमें पता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 14 भी लिख सकते हैं। तो हम इसका 7 से ना निकाल के किससे निकालेंगे? 14 से निकालेंगे। 14 से कैसे निकलेगा? इसको हम क्या लिखेंगे? 4x+1। अब आपको क्या करना है? x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि 14 नहीं 7 आना चाहिए। समझ में ये बात? x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे आना क्या चाहिए? 7 आना चाहिए। क्योंकि हम 7 के डिविजिबिलिटी का रूल निकाल रहे हैं, ना कि 14। अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? x की वैल्यू अगर हम -2 लें, तब -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 2 8 क्या आ जाएगा? -8 आएगा। -8 + 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। माइनस का तो 7 जो है -7 से डिविजिबल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी कि x की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? 7 की वैल्यू के लिए x की मान क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो गया? पूरी सारे डिविजिबिलिटी के रूल कंप्लीट हो चुके हैं। अब थोड़े से और देखते हैं। जो 6 और 12 का डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। 6 और 12 का डिविजिबिलिटी के रूल के लिए हमें क्या करना होता है? इन दोनों के ऐसे गुणनखंड करने होते हैं जिनके HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इनके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और दोनों का HCF लें, यानी LCM नहीं, HCF लेंगे तो क्या उसकी वैल्यू होनी चाहिए? सदैव 1 होना चाहिए। यानी इनके कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यानी जैसे इसके हम क्या ले लें? 3 और 2 ले लें। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो हमने क्या किया? 3 और 2 इसके 2 रूट निकाल लिए। तो अब 3 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या ये इनका HCF निकालेंगे तो क्या कोई वैल्यू कॉमन आएगी? नहीं आएगी। क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आएगी। समझ में ये बात? कोई दिक्कत यहां तक?
अब आपको आगे क्या करना है, अब आप चेक कर सकते हैं 3 का डिविजिबिलिटी का रूल और 2 के डिविजिबिलिटी का रूल, यानी दोनों डिविजिबिलिटी के रूल इस पर फॉलो होने चाहिए। जो भी वैल्यू आएगी उसमें ये दोनों के रूल फॉलो होने चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं? आगे चलते हैं। जैसे 12 है, 12 में भी सेम ऐसा ही होगा। क्या करना होगा, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका HCF क्या होना चाहिए, सदैव 1 होना चाहिए। तो इनका क्या हो जाएगा, 4 into 3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगर आगे हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 144 ले लेते हैं। अगर 144 की डिविजिबिलिटी का रूल की बात की जाए तो 144 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, अगर इनके दो गुणनखंड ऐसे किए जाएं जिससे क्या होना चाहिए, दोनों का HCF क्या आना चाहिए, सदैव 1 आना चाहिए। तो इनके HCF क्या हो जाएगा, 16 9 144 ने 19 16 भैया 144। तो क्या होगा, अब इन दोनों का अगर हम HCF लेंगे तो सदैव क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब जो वैल्यू आएगी उसके हमें दोनों रूल फॉलो कराने हैं, यानी 16 का भी फॉलो कराना है और 9 का भी फॉलो कराना है। क्योंकि हमने 16 का भी बता रखा है, 9 का बता रखा, 3 का भी बता रखा, 2 का बता रखा, 4 का बता रखा और 3 का। ठीक, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़े से क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है 2 3 7 5 6 8 2 6 3। इसको क्या चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से विभाज्य है कि नहीं। क्या कह रहा है कि ये जो संख्या है ये 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले x की वैल्यू 7 की पता होनी चाहिए। तो 7 की वैल्यू क्या होती है, -2 होती है, हमें पता है -2 होती है। तो हमें क्या करना है, 2 से इसको मल्टीपल करना है और आगे ऐड करते हुए जाना। तो 6 3 2 क्या होता है, 6 होता है, माइनस का 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 0 2। आगे सेम ही नंबर रहेगा, तो आगे हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जब ऐड होगा आगे से बढ़ता जाएगा तब लिखे। फिर आगे क्या करना है आपको, 2 से -2 से मल्टीपल करना है, ऐड करना, -2 मल्टी करेंगे 0 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 8 6 5 7 3 2। फिर आगे क्या करना है, फिर -2 से -2 2 4 -4 -4 लिखने के बाद क्या करना है आपको, सब्सट्रैक्ट करना, 4 6 5 7 3 2। फिर आपको -2 से मल्टीपल करना, 8 -8 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 16 से 8 सब्सट्रैक्ट होगा, 8 बचेगा, 4 7 3 2। ठीक, फिर इसमें -2 से मल्टीपल करेंगे, -2 से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा, 6 6। इसका मल्टीपल करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा, 6 2 8 16 6 होगा, 1 बचेगा। ठीक, 16 पूरा माइनस का 16 हो जाएगा। माइनस का 16 कहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। समझ में आई बात। फिर आपको क्या करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहां पे लिखते हैं। तो 14 से 6 जाएगा, 8 6 14 होता है, 6 5 और 3 और 2। अब आपको क्या करना है, फिर से इसको -2 से मल्टीपल करना है। तब तक करना है जब तक लास्ट संख्या ना आ जाए, यानी एक एक संख्या लास्ट में हमें कम करते हुए चलना है। फिर से करेंगे तो कितना आएगा, 16 माइनस का 16 आएगा, इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 15 से 9 बचेगा और यहाँ 23 यानी 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा। फिर आपको 2 से ही करना है, 2 से आप फिर से करिए, कितना हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा, 18 माइनस का, तो माइनस का 18 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, 3, ओनली 3 बचेगा।
क्या ये 3 जो है 7 से डिविजिबल है? नहीं। जब ये 3 डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल नहीं होगी। और एक चीज बताते हैं, थोड़ा सा शार्ट एक तरीका होता है 7 का, 11 का और 13 का, जिसको हम शार्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरा रूल भी होता है 7, 13 और 11, 7, 11, 13, 11, 13 की विभाज्यता करनी है। ठीक, 7, 11 और 13 के विभाज्यता का एक नियम और होता है। क्या होता है समझना थोड़ा सा। जैसे यही नंबर लिखा हुआ है तो इसमें क्या करना है, आपको पीछे से 3-3 नंबर के जोड़े बनाने हैं। अगर पूरी तरीके से 3-3 नंबर के जोड़े बन जाते हैं, फिर आपको क्या करना है, एक को छोड़ के आपको ऐड करना है। इसको ऐड करेंगे। अगर इससे भी आगे अंक है तो ये जो 3 जोड़े हैं, ये 3, इनको फिर उसके साथ ऐड करेंगे। अगर नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे, फिर वही नंबर लिखेंगे। सपोज ये लिखा हुआ, फिर करना क्या है आगे देखो। आप इसको ऐड कर लीजिए। पहले लिखा हुआ 2, 6, 3, 2, 3, 7, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे क्या होगा, 0, 9, 1, 0, ये 5। ठीक, इतना आएगा। और ये इसमें आगे कोई 3 का पेयर ही नहीं बन रहा है। 3 का जब पेयर नहीं बन रहा है तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड नहीं करना है, यानी इसको सेम यही लिखा हुआ। अब क्या करना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करें 500, इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, 8 और 6। अगर यह नंबर 13 से, 7 से और 6 से, सॉरी 13 से, 11 से और 7 से अगर डिविजिबल है तो यह संख्या 13, 7 और 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगी। समझ में आएगा। फिर से देखते हैं, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। एक नंबर और लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं तो और क्लियर हो जाए। ठीक, क्या है, लिखा हुआ है 8, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 3, ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक, इस नंबर को क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये जो नंबर है क्या डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, 3-3 के पेयर बनाने, 3-3 नंबर्स के लास्ट से पेयर बनाना है। 3, 3, अब इसका नहीं बन रहा तो जितने का है उतना सही है। ठीक, फिर आपको क्या करना है, लास्ट से एक नंबर को छोड़ के जो 3 का पेयर बनाए हैं आप, ये 3, इनको ऐड करना है, इन 3 का ऐड करना है, और ये जो 3 है इनके साथ इसको ऐड करना है। ठीक, समझ में आएगा। अब हम पहले ऐड करते हैं। ये लिखा हुआ है 2, 6, 3, 2, 5, 6, ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9, 5, 6, 11, 11, 4, 1, 5, 519 आएगा। अगर इसको ऐड करते हैं, 7, 8, 9 प्लस 8, 3, 3, 9, 12, 8, 16, 117, और ये क्या हो जाएगा, 8 आएगा। इतना आएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 8, 7, 2, 5, 1, 9, सब्सट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या आएगा, 7, 12 से 9 सब्सट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, 3, 6 से 1 जाएगा 5, और 8 से 5 जाएगा 3। अगर यह नंबर 7 से डिविजिबल है, चेक करते हैं, 7 से और 13 और 11 से चेक करते हैं डिविजिबल है कि नहीं। सबसे पहले हम चेक करते हैं किससे, 11 से। 11 3 जा 33, 2 बचेगा, नहीं होगा। 13 की बात करते हैं, 13 की बात करें तो 13 के लिए क्या हो जाएगा, 13 3 जा 39 होता है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 13 दूना 26, 26 9 35 होता है, और 93, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर 7 की बात करते हैं, 7 5 35, 3 बचेगा, यानी ये भी डिविजिबल। यानी ये नंबर जो है ना तो 7 से डिविजिबल है, ना ये 13 से डिविजिबल है, और ना ये 11 से डिविजिबल है। चाहे तो आप इसको अपने मेथड से, जो मेथड होता है
क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखे हैं, उससे आप डिविजिबल करके चेक कर लीजिए, डिविजिबल कभी नहीं होगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई थिंक नहीं होगी। ठीक, अब हम लेते हैं एक दो क्वेश्चन थोड़े से और लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। इस तरीके से हमारा डिविजिबिलिटी का जो रूल हुआ है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके डिविजिबिलिटी का रूल हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेन ना किया हो। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़े से क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि डिविजिबिलिटी के रूल काफी हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, हम लेते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 30 पदों तक। आपको करना क्या है, ये 30 पद तक लिखा हुआ है, मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 9 10, यानी टोटल कितने डिजिट हैं? सॉरी 13 डिजिट हैं। टोटल कितने डिजिट हैं? 13 डिजिट, पद नहीं, 30 डिजिट यानी 30 अंकों तक ये लिखा हुआ है, यानी जब तक 13 अंक कंप्लीट नहीं हो जाता है। समझ में आई बात? जब 13 डिजिट तक लिखा हुआ है, यानी 13 अंक टोटल लिखे हुए हैं, तो आपको करना क्या है, लास्ट के 4 डिजिट फाइंड करने हैं। लास्ट के 4 डिजिट आपको बतानी है। लास्ट की 4 डिजिट क्या होंगी समझिएगा। अब क्वेश्चन को आप ऐसे मत लीजिएगा कि ये जो है क्वेश्चन 1 2 3 यानी कि लास्ट कहां तक लिखा हुआ, 13 लिखा हुआ, यानी इसके पहले 29 लिखा हुआ और 30 लिखा हुआ, ऐसा नहीं है। समझ में आई बात? यानी कहने का 13 डिजिट तक का मतलब यह है कि इस जो संख्या लिखी हुई है पूरी, उसमें केवल और केवल 13 डिजिट है, और संख्या कितनी होगी, एक ही नंबर होगा, नंबर 1 होगा, और उसमें टोटल डिजिट कितनी होंगी, 13 होंगी। तो हमने डिजिट का मेथड बताया था पूरी तरीके से। तो डिजिट के मेथड में हमने क्या बताया था कि 1 to 9 संख्याएं कितनी होती हैं, 9 होती हैं। ठीक है, यानी टोटल कितनी डिजिट है, 13 डिजिट है। तो अगर 1 to 9 की बात की जाए तो 9 डिजिट हो जाएंगी पूरी तरीके से। तो यानी कि 9 डिजिट ऐसी होंगी जिसमें केवल और केवल एक अंक होगा। 1 से लेके 1 में सिर्फ एक अंक होता है, 2 में भी 1 अंक होता है, 1 अंक होता है, 3 में भी 1 अंक होता है। इसी तरीके से जब तक हम 9 लिखेंगे तब तक कितने अंक होंगे, 1। जैसे ही हम 10 लिखेंगे अंक स्टार्ट कितने हो जाएंगे, 2 अंक एक साथ लिखेंगे। ठीक, ऐसे ही फिर 11 लिखना है, 12 लिखना है, 13 लिखना है। तो तब तक लिखना है जब तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी ना हो जाए, 13 ना हो जाए। तो हमें इसके लिए सीधे निकालना होता है। तो सीधे कैसे निकालते हैं हम समझते हैं। तो हमें इतना पता होता है कि 1 to 9 कितना होता है, 9 डिजिट होती है। टोटल डिजिट कितनी लिखनी है आपको, 30 डिजिट लिखनी है। 30 में से 9 डिजिट 1 to 9 हो गई, तो यानी हम 30 डिजिट से टोटल 9 सब्सट्रैक्ट कर दें। ठीक है, जब 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 बचेगा। 21 बचेगा, यानी 21 ऐसे नंबर हैं जिनमें प्रत्येक नंबर में क्या होगा, इसमें कितने कितने नंबर शामिल है, 2 शामिल है। यानी फिर 10 है, 10 यानी 2 कम होंगे, 21 से 2 कम होंगे, यानी कितना होगा, 19। फिर जब 11 लिखेंगे तो टोटल 4 अंक कम हो जाएंगे। फिर जब 12 लिखेंगे तो 6 अंक कम हो जाएंगे। 13 लिखेंगे तो टोटल 10 से लेके 13 तक यानी 4 दूनी 8 अंक कम हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही कितने तक आपको करना है, 30 डिजिट तक लिखनी। तो इसके लिए मेथड क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको क्या चेक करना होगा, ठीक, सबसे पहले चेक आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट होती है, 9 होती है। उतना सब्सट्रैक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय, बाकी आपको ये पता है कि अगर 13 डिजिट लिखनी है तो सभी में 2 अंक होंगे। तो आपको क्या करना होगा, 2 से भाग करना होगा। तो कितना आएगा, 20 आएगा। क्या आएगा, सॉरी 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। जब 10 आएगा +1 शेष बचेगा। समझ में आ रही बात? तो यानी जब +1 शेष बचेगा तो यानी आपको शेष लिखा रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं। शेष से कोई मतलब नहीं है आपको।
तो यानी आपको पता चल गया है कि लास्ट में इसके बाद कितने डिजिट और लिखी गई हैं, 10 डिजिट और लिखी गई। समझ में बात, ये जो आया है ये शो कर रहा है कि 9 के बाद 10 डिजिट और पूरी पूरी लिखी गई। तो 10 + 9 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और +1 कर दिया गया है, यानी कि जो 20 को लिखा तो गया है लेकिन 20 को पूरा नहीं लिखा गया, सिर्फ और सिर्फ लास्ट का एक अंक लिखा गया। समझो कैसे लिखा है। ठीक, आपकी लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 19। 19 को जैसे ही लिखेंगे तो ये टोटल कितने 29 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे, सॉरी अंक कंप्लीट हो जाएंगे, 29 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब 29 अंक कंप्लीट हो जाएंगे तो जब हमें 20 लिखना है तो 20 ऐसे लिखेंगे। लेकिन जब हम 2 0 लिखते हैं तो एक डिजिट ज्यादा हो जाती है, तो एक डिजिट हमको कम करनी है। तो जब एक डिजिट कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2 ही लिखेंगे। तो हमें लास्ट के लेकिन 4 डिजिट निकालने, तो यानी इसके पहले भी चलना है, तो यानी 18 तक जाना है। ठीक, जब 18 जाना तो हमें लास्ट की कितनी डिजिट लेनी है, ये लास्ट की 4 डिजिट। अगर इसके लास्ट की डिजिट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 8192, यही हमारा आंसर। समझ में बात। फिर आगे बात कीजिए, चलो एक क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन ये कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 210 डिजिट, लास्ट की 4 डिजिट निकालनी। लास्ट की कितने डिजिट निकालनी है, 4 डिजिट निकालनी है। आप क्या कीजिए, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक चीज पता है, क्या पता है कि 1 to 9 लिखते हैं तो बेटा कितना होता है, 9 डिजिट होती है। फिर उसके बाद हमको ये भी पता है कि 1 to 99 लिखते हैं तो टोटल कितनी डिजिट होंगी, 189 होती हैं। इतना पता है ना। अगर हम इससे आगे चलते हैं 1 to 999 तक लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2889 डिजिट होती है। ये डिजिट है टोटल, ठीक, ये भी डिजिट है। ये डिजिट कितनी है बेटा, 1 to 9 है, यानी 1 से लेके 9 तक। फिर उसके बाद कितनी है, 10 से लेके 99 तक, यानी पहले और 1 अंक की डिजिट और 2 अंक की डिजिट टोटल कितनी है, 189। समझ में ही बात, ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो हमें ये देखना है कि ये जो डिजिट है, ये लास्ट की जो डिजिट बता रहे हैं कितने अंकों तक लिखा गया है, उसमें देखना है कि किसके और किसके बीच में आ रहा है। तो यानी इसके और इसके बीच में आ रहा है, इसके और इसके बीच में ही तो आ रहा है, यानी 189 से ग्रेटर देन है और 2889 से लेस देन है, मतलब 2889 से कम है और 189 से ज्यादा है। तो यानी इसके बीच में ही कोई ना कोई डिजिट है, कंफर्म है। तो हमें पता है कि जब 1 से 99 तक लिखना है तो हमें कितने डिजिट की रिक्वायर होती है, 189 की होती है। तो जब हम पहले 1 से 99 तक लिखेंगे तो 189 डिजिट लिख चुके होंगे। फिर उसके बाद हमें जाना कहां तक है, 210 डिजिट तक। ठीक, तो उसके आगे जितने भी अंक लिखेंगे वो कितने नंबर के होंगे, 3 नंबर के होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इससे 89 सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो जब हम इससे 89 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक, क्या कर देंगे, 210 से टोटल 210 डिजिट तक है तो हम 189 डिजिट क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 के बाद यहाँ पे कितना आएगा, 11 से 8 सब्सट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, 31 बचेगा। 31 ही तो बचेगा, 90 22 बचेगा, 21 बचेगा, ये दिक्कत नहीं। तो अब ये जो 21 डिजिट लिखी गई है, इनमें प्रत्येक अंक में 3 है डिजिट, ठीक, प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट है। जो ये टोटल 21 लास्ट की डिजिट लिखी गई है, सब में 3 है। मतलब कहने का लास्ट से जो लिखा गया है 100 3 डिजिट, 101, फिर 102, फिर 103, ये डिजिट नंबर कितने हैं, 3 3 3 3 3 3 2 6 3 3 9 3 चौक 12, यानी 12 डिजिट ही हो चुकी। फिर 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, ठीक, 3 7 21,
3 सते 21, 3 4 3 3 सते 21, यानी 21 डेज थी ना। तो यानी लास्ट में वो टोटल यहां तक गया होगा। कंफर्म है, कंफर्म है, अभी उससे भी निकाल के बताएंगे, ऐसे बता रहे हैं। ठीक, इसके पहले 99 रहा होगा, फिर 98 रहा होगा, फिर 1 2 3 ऐसे रहा, ऐसा पूरा लिखा गया होगा। तो टोटल 210 डिजिट आएगी। समझ में ही बात, ऐसे लिखते हैं इसको। ये पूरी संख्या है। नंबर कितने, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 210 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा लॉजिक से निकालते हैं। ऐसे हमें नहीं करना है, हमें लॉजिक से करना है। क्या करना है, 189 जब 210 से हमने 189 सब्सट्रैक्ट किया, कितना आया 21। हमें पता है कि इसके प्रत्येक डिजिट में कितने अंक हैं, सॉरी प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है। तो 3 है तो 3 सते 21, यानी कि जो है लास्ट के इसमें 99 में +7 जोड़ दो, यानी 1 से 99 में +7 जोड़ेगा, कहां तक जाएगा, 106 तक जाएगा। यानी जो इस नंबर का लास्ट अंक क्या है, 106। क्या है, 106। यानी 105 इसके पहले रहा होगा, फिर 104 रहा होगा, फिर 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, ऐसे ही पूरी डिजिट लिखी गई होगी 1 से लेके। तो हमें क्या करना है, लास्ट की 4 डिजिट निकालनी है। तो लास्ट की 4 डिजिट क्या होगी, ये होगी। समझ में आई बात, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। फिर आगे चलें, ये तो समझ में आ गए नंबर ऑफ कैसे निकालेंगे, लास्ट डिजिट कितनी होंगी, लास्ट 4 डिजिट कहीं पूछेगा, कहीं 6 डिजिट पूछेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने होंगे। समझ में आई बात, कोई दिक्कत यहां तक। आगे चले, आगे एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन ये है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, जो क्या होनी चाहिए, 4 से पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए। पहली बात तो क्या होना चाहिए, 2 अंक होने चाहिए, यानी 2 अंक होने चाहिए, कोई दिक्कत। वो जो संख्या होनी चाहिए, प्रत्येक संख्या किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहली बात यह है कि 4 का डिविजिबिलिटी का रूल आना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि लास्ट की दोनों संख्याएं पूर्णतः क्या होनी चाहिए, 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो 4 से विभाजित होने का मतलब है ये। अब 4 से तो विभाजित संख्याएं पूछ ही रहा है, तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले संख्या लिखनी होगी। सबसे पहली संख्या की अगर बात की जाए, 4 है, 8 है, फिर 12 है, फिर डॉट 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 2 अंकों की ही लेनी है। तो लास्ट में कौन सी संख्या होगी, क्या 918 होगी, 89 होगी क्या, 98, 99, 97 और 96। अब आपको ये देखना है कि 2 अंकों की कौन सी ऐसी संख्या है जो लास्ट में इससे पूर्णतः विभाजित है। तो ये ना ही विभाजित होगी, ना ही ये विभाजित होगी, ना ही ये विभाजित होगी। ठीक, इसके आगे लिखेंगे तो 100 लिखेंगे, तो यानी 3 अंक की संख्या है। अगर यहाँ पे 4 लेते हैं तो 4 क्या है, 1 अंक की संख्या है। 8 क्या है, 8 भी 1 अंक की संख्या है। तो यानी हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। फिर क्या होगी, 16 होगी। फिर क्या होगी, डॉट 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 96। हमें पता है कि लास्ट स्टार्टिंग किससे होगी, 12 से होगी, और फिनिशिंग किससे होगी, 96 से होगी। अब हमें क्या करना होगा, एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ डिजिट अगर फाइंड करनी हो, अगर तुम्हें लास्ट डिजिट पता हो या फिर लास्ट डिजिट निकालनी हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे L क्या है, A क्या है, N क्या है और D क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। L होता है लास्ट नंबर, क्या होता है, अंतिम नंबर, अंतिम पद, अंतिम पद। अगर आपको अंतिम पद निकालना है, प्रारंभिक पद A होता है, A क्या है, प्रारंभिक पद। N क्या है, नंबर ऑफ संख्या है, संख्या कितनी, कितनी संख्या, नंबर, संख्या है। D क्या है, सर्वांतर, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर। सर्वांतर, इसको कॉमन डिफरेंस भी, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर मतलब क्या होता है, सब में जितना जितना अंतर, और सब में अंतर बराबर होना चाहिए, किसी में कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, सभी में अंतर पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक, आगे देखते हैं अब क्या करना है।
करना ये है, आपको लास्ट टर्म्स पता है 96 है, प्रथम टर्म्स पता है, डी की वैल्यू पता है। डी की वैल्यू क्या होगी, सब में कॉमन डिफरेंस 4 ही आपको दिखेगा, ठीक। फिर 20 होगा, इसमें भी 4 होगा, ठीक है। जितने भी नंबर होंगे सब में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। समझ में आई बात? तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक। आपका क्या हो जाएगा, 96 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 12 है, प्लस एन का मान आपको फाइंड करना है, माइनस का 1 इंटू 4। इसको हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे इस साइड। तो ट्रांसपोज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 96 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा और 8 आएगा। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 4 1 जा 4। एन माइनस 1 इक्वल टू 21 आ जाएगा। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी। यानी टोटल नंबर्स ऑफ टर्म ऐसे कितने होंगे, जो 2 अंक के होंगे और पूरी तरीके से 4 से विभाजित होंगे, तो नंबर ऑफ 22। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी, आप काउंट भी कर सकते हो, कोई शंका हो तो काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये लेते हैं कि अब की 2 अंक नहीं करते हैं, 3 अंक करते हैं। क्या करते हैं, 3 अंक। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो पूर्णतः क्या होनी चाहिए, 8 से विभाजित होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है, 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं जो पूर्णतः क्या है, 8 से विभाजित हैं। तो हमें पता है 8 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि जो लास्ट के क्या होना चाहिए, 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम कोई भी संख्या लेते हैं। सबसे पहले अगर 3 अंक से स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहली संख्या पता करनी होगी जो 3 अंक से हो और क्या होनी चाहिए, पूरी तरीके से डिविजिबल होनी चाहिए। समझते हैं? तो सबसे पहला अंक कौन सा होगा, पहले हमें ये समझना, क्योंकि हमें फार्मूला यही लगाना है, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला यही लगेगा, इससे इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा फार्मूला क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं अंतिम पद, ठीक। आपको अंतिम पद पता होना चाहिए, माइनस प्रारंभिक पद बटे सर्वांतर, मतलब सर्वांतर जितना उसमें अंतर है प्लस का 1। ये भी हो सकता है सीधे डायरेक्ट किसका, नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला निकालने का, क्या, अंतिम पद माइनस का प्रारंभिक पद। और ये फार्मूला इसी से बना हुआ है, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से ही बना हुआ है। क्या किया गया है, ए को इस तरफ भेज दिया गया, प्रारंभिक पद, अंतिम पद L है, इसको भेज दिया गया, प्रारंभिक पद हो गया। डिवाइड में इधर मल्टीपल में, इधर सर्वांतर इसमें डिवाइड में आएगा, फिर ये माइनस का 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इसी फार्मूले को इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, अंतिम पद पता होना चाहिए और प्रारंभिक पद पता होना चाहिए। सर्वांतर तो 8 से डिविजिबल है, तो यानी सर्वांतर सभी जगह 8 होगा। सर्वांतर आपको निकालने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं क्या 108 से डिविजिबल है, नहीं है। अगर 101 की बात की जाए तो 101 है, सॉरी 101 की बात की जाए क्या है। फिर आगे देखते हैं, क्योंकि 3 अंक के डिजिट 100 से ही स्टार्ट होती है। 100 के बाद 101 आता है, 102 आता है, फिर 103 आता है, फिर 104 आता है, फिर 100। अब इसमें हम चेक करते हैं क्या सारे नंबर डिविजिबल हैं, इसको चेक करते हैं, ये भी नहीं है। इसको चेक करते हैं, 8 1 जा 8, 8 12 और 22 होगा, नहीं होगा ये भी, ठीक, ये भी नहीं होगा और ना ही ये होगा। कोई नंबर होगा, नहीं होगा। फिर आगे लास्ट चलते हैं, यहाँ पे इसको 8 1 जाए 8 3 जा 24, यानी कि जो पहला नंबर हमारा आएगा, यानी प्रारंभिक पद क्या आपका आ गया है, 104 आ गया है, माइनस आपको अंतिम पद लिखना है। तो अंतिम पद आप लिखेंगे कहाँ से, आपको वहीं से स्टार्टिंग करनी है जहां से 3 अंक के खत्म होते हैं। तो अंतिम अंक कौन से होते हैं, 99, 999 होता है, फिर 998 होता है, फिर 997 होता है, यही तो होता है। हमें इसको चेक करना है, ये तो 8 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता है,
ठीक, इसको हम चेक करेंगे। 8 1 जा 8 कितना बचेगा, 1 बचेगा। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 कितना बचेगा, 3 बचेगा। 8 2 जा 16, 3 बचेगा, 3 तो बचेगा। जब 3 बचेगा यानी 38, यानी ये भी डिविजिबल नहीं होगा और ये तो हो ही नहीं सकता है। समझ में ये बात। फिर आगे चलें क्या, 96 ये, ठीक। 8 1 जा 8 बचे कितना, 1। 8 2 जा 16 कितना बचेगा, 3। 8 4 जा 32, यानी ये भी डिविजिबल नहीं है नहीं। फिर आपको क्या करना है, 9 9 9 9 5 9 9 4 और 9 9 3 9 9 2। समझ में, इतने टोटल में चेक करना पड़ेगा। समझ में आ, ठीक। अब आपको क्या करना है, 9 1 जा 9। आपको ये चेक ही नहीं करने हैं जिसमें लास्ट में विषम अंक हो, वो चेक ही नहीं करना, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि वो क्या होना चाहिए, पहली बात तो नंबर 2 से विभाजित होगा और 4 से भी होगा। तो सबसे पहले हम 4 से चेक कर ले, 4 से चेक करना आसान है, ठीक। अगर जो 4 से विभाजित हो, ये 4 दूना 8, 8 नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा। इसकी बात की 4 दूना 8, 4 चौक 16। तो सिर्फ हमको इसको चेक करना है, डायरेक्ट इसको चेक करना है, ठीक। जब इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 4 से डिविजिबल है। अब ये जरूरी नहीं कि वो 8 से डिविजिबल हो, लेकिन 8 से अगर डिविजिबल है तो 4 से जरूर डिविजिबल। 4 से चेक कर लें पहले, तो 4 से जब चेक करेंगे तो क्या होगा, ये तो डिविजिबल है, लेकिन 8 से ये डिविजिबल नहीं है। समझ में आ रही बात। फिर इसको चेक ही नहीं करना, फिर इसको चेक करते हैं पहले 4 से, लास्ट के दो अंक जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या डिविजिबल होंगे, नहीं होंगे। 4 2 जा 8, 14 नहीं होगा, छोड़ दो इसको, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता। केवल और केवल ये नंबर होगा, 101% ही होगा, ठीक। क्यों होगा, चेक करते। 8 1 जा 8, ठीक। 8 1 जा 8, 3 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा। 8 2 जा 16 कितना बचेगा, 3। 8 4 जा 32, यानी 8 से डिविजिबल है, यानी आपका अंतिम पद भी मिल गया है। अंतिम पद क्या मिला है, 992 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 8 प्लस का 1 इक्वल टू 10। समझ में आए। अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 12 से जाएगा तो 8 हो जाएगा। 12 से सब्सट्रैक्ट होगा कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। 8 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 8। यहाँ कितना बचेगा, फिर सब्सट्रैक्ट होगा 8 प्लस का 1। टोटल कितने नंबर होंगे, 112 नंबर ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से क्या होंगे, 8 से डिविजिबल होंगे। ऐसे ही 16 का आएगा, ऐसे ही 5 के आएंगे, इसके अलावा क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत यहां तक। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन एक और लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड हुज फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट 4 and 5, the number is divisible by 3। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं, जिनका पहला और तीसरा अंक क्या है, 4 और 9 है। समझ में ये बात। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एक 4 अंक की ऐसी संख्याएं आपको लिखनी है जिसका पहला अंक तो फिक्स है और तीसरा अंक भी फिक्स है। आपको सिर्फ इसमें और इसमें ही भरने हैं। बात समझ में, यानी इन दोनों में ही कुछ ना कुछ भरना है जो कि क्या होना चाहिए, 3 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना क्या है, क्योंकि हमें 3 के डिविजिबिलिटी का रूल पता है, क्या है कि द सम ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या पूरी तरीके से क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो 4 और 5 यानी 9 पूरी तरीके से विभाज्य है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमको यहाँ पर हम कोई भी संख्याएं दोनों ऐसी लिखेंगे,
ऐसी 2 अंकों की संख्या लिखेंगे जिनका योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो हम स्टार्टिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। समझ में आएगा? तो अगर ऐसा ही आगे तक किया जाए, यानी एक सीक्वेंस हमको मिल रही है 0 3 0 6 0 9 1 2 1 5 डॉट डॉट डॉट, 2 अंक ही तो लास्ट तक लेके जाने, यानी ये सीरीज कहां तक जाएगी, लास्ट में 9 नंबर तक जाएगी। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हमको पता है, क्या पता है कि इसके बीच के कितने अंक होंगे। कैसे पता चला, हमें पता है लास्ट डिजिट, प्रारंभिक डिजिट और दोनों के बीच का कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, यानी कुल कितनी संख्याएं। यानी कहने का इसका क्वेश्चन का वास्तविक मतलब ये है, सिर्फ घुमाया गया है क्वेश्चन। इसका कहने का मतलब ये है कि 2 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं हैं जो कि 2 से विभाज्य। 2 अंकों की जितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, वही संख्याएं 4 अंक की ऐसी होंगी जिसमें पहला और तीसरा अंक फिक्स होगा। समझ में आ रही बात, फिक्स होगा, और बाकी के ये दोनों अंक क्या होंगे, बदलते रहेंगे, और वो संख्या पूरी तरीके से 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए अंतिम पद क्या है, 99 है, माइनस प्रारंभिक पद 3 है, बटे सर्वांतर कितना है, 3 है, और प्लस का 1 करना है। सब्सट्रैक्ट करेंगे, 99 से 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा, 96/3। कैंसिल करेंगे, टोटल कितना कैंसिल होके आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस 1, यानी टोटल कितने नंबर होंगे, 33 नंबर्स ऐसे होंगे। टोटल 33 नंबर ऐसे होंगे जिनका पहला और तीसरा टर्म फिक्स होगा, बाकी के दोनों टर्म्स क्या होंगे, बदले जाएंगे। टोटल इतने ही नंबर लिखे जा सकते हैं। समझ में ही बात, आगे चले, कोई दिक्कत? चलिए हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होते हैं हम ये जानेंगे। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, डेसिमल ही नंबर। अंकगणित में जितना भी पढ़ेंगे हम सारे के सारे डेसिमल नंबर पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर यानी दशमलव नंबर जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 2 भागों में बांटा गया है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर बात की जाए टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, आगे आपको बताया जाएगा। फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को 2 भागों में बांटा गया है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। फिर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो अब हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले डेसिमल नंबर क्या होते हैं ये समझ, दशमलव अंक जिनको हिंदी में बोलते हैं, जैसे 3.2 लिखा हुआ है, ये क्या है, डेसिमल नंबर पूरी तरीके से। ठीक है, समझ में ये बात। तो हम समझते हैं क्या होते हैं डेसिमल नंबर। सबसे पहले समझते हैं, अगर जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, पहले इनके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे क्या है, 3.2 लिखा हुआ है, यानी फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, यानी पूरी तरीके से विभाजित ये नंबर है। इसको हम क्या लिखेंगे, डेसिमल नंबर बोलेंगे। अगर लिखा हो 4.625, ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। समझ में ही बात। आगे हम समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स के होते हैं। कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसका कहने का मतलब जैसे लिखा हुआ 3.256 6 ये देखो क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही अंक को बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं। जैसे फिर आगे 3.2565656565। अगर इसमें देखा जाए तो क्या है, ये बार बार रिपीट कर रहा है। किसको रिपीट कर रहा है, 5 6 5 6 5, आगे पूरी तरीके से रिपीट करता हुआ जा रहा, और इसका अंत नहीं हो सकता है। ठीक, फिर आगे ये क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ये रिपीट कर रहे हैं, अपने अंक को क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 8.3646
464646 ये क्या है, बार बार अपने ही आपको क्या कर रहे हैं, रिपीट करते हुए जा रहे हैं। अगला हम समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया 2.64532332264, मतलब कहीं पर भी कोई अंक दोबारा रिपीट नहीं किया गया है। ये अंक क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। कोई प्रॉब्लम यहां तक पूरी तरीके से समझ में आया? पार्ट ऑफ डेसिमल कैसे होते हैं, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, इसमें एग्जैक्ट पूरी तरीके से लास्ट में विभाजित हो जाता है नंबर। समझ में है? जैसे लिखा हुआ 2.5 लिखा हुआ है, यानी ये पूरी तरीके से विभाज्य है। समझ में आ रही बात? यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32/10 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। समझ में आया? और डेसिमल तो सारे हैं, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल। समझ में एक बात? तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, इनको हम कैसे लिखते हैं। इनको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे जो भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें देख रहे हैं क्या रिपीट हो रहा है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो 5 लिखेंगे। जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर ये बार का साइन लगा देते। जो नंबर रिपीट होता है केवल उसी को, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 1 पे लगाएंगे, 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो 2 पे। जैसे इसमें इसकी बात की जाए तो 3.2, 5 और 6 ये टोटल रिपीट हो रहा है, तो इस पर हम क्या लगा देंगे, बार। इसकी बात की जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, 8.64 देखो 3 के बाद 64 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट। इस पर क्या लगा देंगे, लगा देंगे। सबसे पहले हम इन्हीं को सीखेंगे कि इनका सोल्यूशन कैसे किया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.38 के ऊपर होल बार, ये हमारा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यानी इसको सॉल्व करने का मतलब ये लिखा क्या रहा होगा, पहले हमें ये सोचना है। तो यानी ये लिखा रहा होगा 0.38383838 बार बार ऐसा ही तो लिखा रहा होगा ये। तभी तो क्या किया गया है, जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा हो उसके ऊपर बार लगा दिया गया है। समझ में बात? तो इसके सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या करना होगा। इसको डेसिमल हटाते हैं, इसको लिखते कैसे हैं ये समझते हैं। जैसे दशमलव के पहले जो अंक है आपको वो अंक लिखना है, 0 प्लस का क्या करना है, आपको जो लिखा हुआ है उसको लिखना है 38। बार जितने अंकों पे लगा हुआ है उतने ही नीचे क्या लिखने हैं, आपको 9 लिखने हैं। जैसे यहाँ पे लिख देंगे 9, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 इसमें ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 38/9 यही हमारा 19, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में बात? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। चलिए क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आपका ये है √0.37 का होल पावर 3। आप यहाँ पे 0 और लगा लीजिए, 3 पे बार लगाओ। लिखा हुआ 0.037 होल पर क्या है, बार लगा हुआ है। आपको क्या करना है, इसको फाइंड करना है, सोल्यूशन कैसे करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन। अगर होल पावर √ के पावर 3 लिखी हुई, यानी इसका मतलब ये लिखा हुआ 0.037 की होल पावर 1/3, यही लिखा हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हमने बताया पहले क्या लिखना है, 0 लिखना, जो अंक डेसिमल के पहले लिखा हुआ उसको लिखना है, प्लस का साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाए। जितने जो अंक लिखा हुआ वही लिखिए, जितने पर बार लगा हुआ है उतने पर बार लगाए। होल पावर जो भी लिखी है आप वही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 37
एकम 37, 27 जा कितना होता है 999 नहीं है, आप मल्टीपल करके चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो जाएगा, आप ऐड करेंगे 1/30 27 हो जाएगा, ठीक, कि होल पावर 1/3 हो जाएगा, यानी √3 हो जाएगा। कहने का मतलब इसके अब हम निकालेंगे, जब फैक्टर निकालेंगे 3 × 3 × 3 हो जाएगा, तो उसमें से एक कॉमन लेना है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 1/3, यही हमारा आंसर। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। आगे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी से रिलेटेड। आपका क्वेश्चन है 0.83 प्लस 8.37 प्लस 8.21। आपको इसको ऐड करना है, आपको क्या करना है, ऐड करना है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करना है हमने बताया, क्या है कि आपको जो संख्या पहले लिखी हुई पहले वो लिखना है, 0 लिखना है, प्लस 83/99 प्लस 8 लिखो, फिर 37/99 प्लस 8 प्लस 21/99। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब ये जो अंक है इनको आप ऐड कर लीजिए, पहले ऐड करेंगे 8 8 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आपको कैंसिल यहाँ पे नहीं करना है, कोई भी अंक आप कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल हो भी रहे हैं तो मत करिएगा, अगर करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। खुद अपने लिए दिक्कत बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर सकते हैं, नहीं बनाना है तो मत करिएगा, क्योंकि हमें देखना है कि डिनोमिनेटर सारे के क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल है ही, हमको कोई दिक्कत ही नहीं। तो क्या करेंगे, प्लस का 83 प्लस 37 प्लस 21/99, ठीक है। आप इनको ऐड कीजिए, 7 + 1 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, 11 में क्या लिखेंगे 1, ठीक, 1 कैरी, 2 1 3 3 3 9 9 8 सॉरी 3 3 6 3 6 और 8 40, कितना हो जाएगा 140। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक। 1 8 8 3 11 के एक हाथ है, 1 2 1 3 3 6 6 14 बटे 99, 8 से 14 हाथ, 8 से 16 हाथ, बहुत अच्छी बात, ठीक है। और प्लस का ये क्या लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है, ठीक। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। आप डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। कैरी क्या बचेगा 1 टाइम्स जाएगा 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 42/99 प्लस का 16 है 16 प्लस का है तो ये कितना हो जाएगा 17 प्लस 42/99। आपको पता है कि 99 जब हम ऊपर से बार हटाते थे तो क्या लगाते थे 99 नीचे लिखते थे, तो नीचे से हटा के ऊपर बार भी तो लगा सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 17.42 के ऊपर होल बार, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आएगा, कोई दिक्कत है यहां तक। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 0.856 होल पे बार, मतलब अब की बार सिर्फ 2 पे ही बार लगा हुआ है, फिर है प्लस 3.74 प्लस लिखा हुआ है 58756, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इसका सलूशन करना है। इसका सलूशन कैसे करेंगे हमें सबसे पहले ये समझना है। देखो ये क्वेश्चन जो है सलूशन भी करेंगे और इनके शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, ट्रिक कैसे इस पे फॉलो किया जाए। इसके पहले जो आपको कैलकुलेशन करना वो इजी है, वैसा आपको करना ही पड़ेगा।
उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं अपनानी है, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो इसके लिए हमें ये करना है कि सबसे पहले क्या करना है, जितने अंक पे डेसिमल लिखा हो आप उतने अंक लिखिए पहले। जैसे यहाँ कितना है, 2 पे लगा हुआ, यहाँ पे कितना है, 2 पे लगा हुआ, यहाँ पे कितना है, 1 पे लगा हुआ है। समझ में आई बात। अब क्या करना है आपको, 2 1 1 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 2 1 1 का हम जब लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो आप क्या कीजिए, बीच में 2 क्रॉस के साइन लगा दीजिए। समझ में ही बात। कितने क्रॉस के साइन लगाने हैं, 2 लगाने हैं। फिर आपको क्या करना है, एक लाइन इधर खींचनी है, एक लाइन इधर खींचनी है। समझ में ही बात। फिर आपको देखना है कि कितने नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है। तो कितने नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है, मैक्सिमम आपको टोटल में देखना है जिसमें सबसे ज्यादा में बार ना लगा हो। तो 1 2 3 यहीं पे क्या है, बार नहीं लगा हुआ। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 यहाँ पे क्रॉस के साइन लगाने हैं। इसके आगे क्या करना है, आपको डेसिमल लगा देना है। जितने भी अंक होंगे उतने पे डेसिमल उतने पे लगेगा, ठीक है। और डेसिमल के इधर बाहर जितनी भी संख्याएं लिखी हैं आप इधर लिख सकते हैं। पहले में 0 है, 0 लिख दीजिए, दूसरे में 3 है और तीसरे में 5 है। कोई प्रॉब्लम यहां तक। फिर आप क्या करेंगे, इधर चाहे 2 अंक पे या फिर 3 अंक पे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 3 ले लीजिए, 3 उधर लिए हैं तो 3, जितने ज्यादा हो उतना इधर कर लीजिए। अगर जैसे बीच में 3 है तब भी इधर 3 कर लेना, 2 है तब भी 2 कर लेना, जितना आपकी इच्छा हो। यहाँ पे 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट 3 करना ज्यादा बेटर हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, कोई भी संख्या आप लिखिए। जैसे ये संख्या आप लिखेंगे तो 8 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। समझिएगा, क्या लिखा आपने, 8 लिखा है, 5 लिखा और 6 लिखा है। फिर आपको अब यहाँ पे क्या लिखना है, यही चीज समझनी। तो जितने नंबर पे बार लगा हुआ है वही नंबर बार बार लिखने हैं। 5 6 5 6 5 जहां तक है आपको सीक्वेंस से ही लिखने हैं, कोई सीक्वेंस नहीं तोड़ना है। फिर आगे की बात की जाए 7 4, तो 7 4 7 4 7 4 7 4 आपको ऐसे ही लिखते हुए जाना है, ठीक। फिर लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 7 5 6। अब 6 पे बार लगा हुआ है ना, 6 6 6 6। समझ में ही बात। अब आपको क्या करना है, पूरा ऐड करना है। समझ में ही बात। क्या करना है, सबको क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड कहां से करेंगे, इधर से नहीं करना है, इधर से ही करना है आपको ऐड। क्या करेंगे, 5 4 9 9 5 6 15 के 5 हाथ हैं, 1, ठीक। 6 6 12 12 6 18 1 19 से 20 के 0 हाथ है। फिर क्या हो जाएगा, 5 4 9 9 6 15 2 17, ठीक। 1 यहाँ पे 1 बचेगा, आपको इससे कोई मतलब 1 बचेगा, ठीक। ऐसे ही जोड़ते हुए आपको जाना है, ठीक है। 6 7 6 6 12 12 6 18 18 1 19 से 20 20 हो जाएगा। समझ में आई बात। आगे कोई दिक्कत, 20 की कैरी 2 होंगे। फिर 5 4 9 9 6 15 15 2 17, कोई दिक्कत है नहीं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ भी जोड़ना है, आगे सब पूरा जोड़ते हुए जाना है, जितना हाथ आएगा आगे हुए लिखते हुए जाना। 6 6 12 चलिए 6 5 11 11 6 7 18 1 19 के 9 हाथ है, 1 5 4 9 9 7 16 16 1 17 के 7 हाथ है, 1 आगे है 8 2 16 8 3 24 के 4 हाथ हैं, तो यहाँ लिखना है, ठीक। फिर क्या करना है, 5 5 10। अब दशमलव लगा देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है कि कौन से नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस है आपको 1 या 2 नंबर देखने, बस ज्यादा नहीं देखना। देखो यहाँ पे 7 9 कहीं रिपीट कर रहा नहीं, 7 0 7 0 2 अंक मिल गए ना। ये तीनों हमने इस वजह से लिया है क्योंकि ये आगे की सीरीज हमको समझ में आ जाए।
आप ये मत देखना कि यहाँ पे 5 है, अगर इसके पहले कुछ लिखा हुआ होगा, इसके पहले इसको 6 और इसको 7 लिखते और इसको 6 फिर लिखते, ऐड करते तो 2 हासिल आता, यहाँ पे 7 हो जाता। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं, 1 2 देख लेने हैं बस, 2 हम तो रिपीट कर रहे हैं ना 7 से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 10.479, ठीक 70। इसके ऊपर क्या कर देना आपको बार लगा देना है। समझ में आई बात? तो इसका जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10.47970 और 7 के ऊपर बार। ऐसे इनका सोल्यूशन किया जाएगा। फिर से देखना है इसमें करना क्या आपको, पहले देखना है कि जितने अंकों पे बार लगा हुआ है उतने अंक आप लिखिए, ठीक। लिखने के बाद क्या कीजिए उनका एलसीएम निकालिए, जितना एलसीएम आया उतने क्रॉस के साइन बीच में लगा दीजिए, फिर उसके दोनों तरफ क्या कर दीजिए लाइन ड्रा कर दीजिए। फिर जितने अंकों में दशमलव के बाद जितने अंक बिना बार के हैं सबसे ज्यादा, उतने अंक पे उसके आगे क्रॉस लगा दीजिए। फिर क्या कीजिए उतने ही लगभग सबसे ज्यादा जितने हों उतने ही क्रॉस पीछे भी लगा दीजिए। पीछे आप कितने भी लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या करना है आपको डेसिमल लगाना है क्रॉस के पहले, तो पूरी संख्याएं लिखना है और जिस पर बार लगा हुआ है जहां से संख्याएं खत्म हो जाए उनको रिपीटेड करते हुए जाना है। समझ में ही बात? फिर क्या करना है सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में देखना जो रिपीट अंक होगा उसके ऊपर बार लगा देना है। अब समझिएगा कि इसकी शार्ट ट्रिक क्या होगी। इसकी शार्ट ट्रिक ये होगी कि ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस होंगे, ठीक है। ऑप्शन बेस कैसे होंगे ये समझते हैं। ये क्वेश्चन जब भी आएंगे तो 99% चांसेस ऐसे हैं कि इन क्वेश्चन के अंत में आपको कुछ ना कुछ पकड़ दी हुई होगी, ठीक। सपोज आपको यही ऑप्शन दे दिए जाए, ऑप्शन दे दिए जाएंगे 10.4797023, 10.4797082, सॉरी 10.7970, ठीक, ये दे दिए जाए। और एक ऑप्शन आपको दे दिया जाए 10.47970, इस पर बार, इस पर बार, इस पर बार और इस पूरे पर। ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन दिए होंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ऑप्शन में क्या देखना है। पहले आप क्या कीजिए जितने पे बार लगा हुआ है उतने का एलसीएम निकालिए। क्या करेंगे उनका एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे जितना आएगा तो इतना तो 101% है कि जो हमारे आंसर होंगे उतने नंबर पे उनमें बार लगा हुआ मिलेगा। जैसे इसका 2 आया था तो 2 बार लगे हुए थे ना। अगर 3 आएगा एलसीएम 6 आएगा तो लास्ट के 6 अंकों पर बार लगा हुआ मिलेगा। पहली कंडीशन चेक करने का। दूसरा क्या होगा कि आपको देखना है कि मैक्सिमम दशमलव के बाद कितने ऐसे नंबर हैं जिनमें बार नहीं लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा कितने। तो यहाँ पे कितना देखते हैं, इसमें तो 1 है, इसमें कितने हैं 3, यानी 3 को पकड़ के चलना जिसमें ज्यादा है। तो आपको ऐसे ऑप्शन में जरूर नंबर मिलेंगे, उसके पहले बार के पहले उतने ही नंबर छूटे हुए मिलेंगे, बस वही आंसर है, ठीक। क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन का और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बस एक ही सोल्यूशन है या फिर ये ट्रिक है। तो आपको ऑप्शन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देगा जिससे आप आसानी से पकड़ सकते हैं। समझ में आई बात? यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? आगे चले। आगे हम चलते हैं नंबर लाइन के बारे में। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम समझते हैं नंबर लाइन क्या होती है। सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कब क्लास 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं आप जरूर पढ़े होंगे कि ऐसी कुछ लाइन होगी जिसमें -1,
-2 -3 माइनस इन्फिनिटी 1 2। ऐसी एक नंबर लाइन बनाने के लिए क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन जो भी आता है ऐसी ही नंबर लाइन बनाते हैं, और जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से हम देखते हैं, 0 से होती है। कहाँ से होती है, 0 से होती है। फिर क्या होता है, आपको ये कहा जाता है कि इस पर कोई ना कोई अंक डिनोट कीजिए। जैसे कह दिया जाए 3 को डिनोट कीजिए, तो 3 ये हमारा डिनोट, कोई दिक्कत। आपसे कह दिया जाए -2 डिनोट कीजिए, तो -2 ये हमारा। अब इतना आसान तो आएगा नहीं, हो सकता है पूछ ले 2/10 आप डिनोट कीजिए, 2 बटे क्या कीजिए, 10 को डिनोट कीजिए। तो इसका मतलब ये होता है, हमेशा अगर नीचे की संख्या बड़ी है, जो हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर है, वो अगर अंश से बड़ा है, तो हमेशा एक खाने के इतने पार्ट किए जाते हैं जितना कि हर में लिखा हो। नहीं समझ में आया? जैसे यहाँ पे 2 है, 10 है, तो 10 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 10 बड़ा है, हर बड़ा है ना पूरा हमारा। तो क्या करना है कि अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही पहले ही खाने के आपको 10 भाग करने हैं। ठीक, कितने भाग करने हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने भाग हुए, 10 भाग। अब आपको क्या करना है, 2 भाग लेने हैं केवल, 1 2, यानी यहां पर क्या होगा, ये हमारा क्या है, 2/10 है। समझ में, यही चीज माइनस में होती तो इस साइड करते। अब आपसे कह दिया जाए 32/5, ठीक, 32/5। अब क्या है, हर ज्यादा है, आपको क्या करना है, भाग करना है पहले। तो 5 छक्के 30, 6 पूरा पूरा हो गया, फिर बचेगा कितना, 2/5, इतना ही तो बचेगा। अब आपको क्या करना है, पहले 6 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6, सपोज यहाँ पे आ गया क्या, 6, ठीक। तो 6 तो पूरा पूरा हो गया। फिर जब 6 और 7 में जाना है, तो 7 के टोटल 5 भाग करने हैं, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, टोटल 5 भाग करने हैं। फिर आपको क्या करना है, जितने भाग ऊपर दिए हुए हैं, 1 भाग 2 भाग, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 सही 2/5 भाग। समझ में आई बात? ये होती है हमारी नंबर लाइन, और ऐसे हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? अब थोड़ी सी प्रॉब्लम कहां पे होती है, ये हम देखते हैं। अगर नंबर लाइन की बात की जाए, ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, माइनस का इन्फिनिटी और प्लस का इन्फिनिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं आता? अगर आपसे कह दिया जाए √2 को डिनोट कीजिए, आप कैसे करेंगे, √3 को डिनोट कीजिए, कैसे करेंगे बताओ। किसी भी नंबर को आपसे कहा जाए √3 और √2 को डिनोट कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। √2 को आप ऐसे नहीं डिनोट कर सकते, आप ऐसे निकाल ही नहीं सकते, नहीं निकाल पाए। कैसे करना है, देखिए, आपको क्या करना है, एक नंबर इतना लेना है इधर, ठीक। फिर क्या करना है, लंबवत इसके भी एक ले लेना है, मतलब जितनी डिस्टेंस ये होनी चाहिए उतनी ही है, एक और एक। समझ में आई बात? और क्या करना है, ऐसा खींचना है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाए। समझना क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये भी समझना, क्योंकि हमें √2 को डिनोट करना है, तो √2 कब आएगा, तभी आ सकता है। अब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आप इसको मिला दीजिए, ठीक, ये बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या करता है, पाइथागोरस थ्योरम का पालन करता है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा ये कर्ण हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अगर ये हमारा 1 है और ये हमारा 1 है, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही? फिर क्या करेंगे, 1 + 1 क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2 = के स्क्वायर। समझ में आएगा?
फिर के बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यानी जो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, √2 आ चुकी है। अब आप ये समझे कि इसको हम पटरी से खींच लें तो पटरी से नहीं ड्रा कर सकते। आपको क्या करना है, अब एक गोला प्रकार लेना है, प्रकार से क्या करना है, इतना ये आर्क लेना है, इतनी दूरी लेनी है, ठीक। फिर आपको क्या करना है, ऐसे यहीं से एक आर्क खींचना है, यानी चाप लगाना है, जहां पे ये कैंसिल करेगा, ये यहाँ पे कहीं आके ऐसे कैंसिल करेगा। तो ये जो कैंसिल करेगा ये किसको डिनोट करेगा, यही हमारा √2 को डिनोट करेगा। समझ में आई बात। अब √3 को समझते हैं कैसे डिनोट करेंगे। अब आपको क्या करना है, पहले उसके लिए आपको √2 ही बनाना होगा, ठीक। और ये जो डिस्टेंस ऊपर की होनी चाहिए ये कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको आपको यहां से मिला देना है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई अब √2, ये कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर आप कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर कीजिए, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो यानी 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यानी √3 हो जाएगा। अब क्या करना, फिर आपको गोला प्रकार लेना है और यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस लेनी है ऐसे, ठीक। फिर यहां से आर्क खींचना है, तो ये जहां पे कैंसिल करेगा यही हमारा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। समझ में आई बात। ऐसे ही हम क्या करते हैं, नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। थोड़ा सा टफ यही होता है, √2 √3 ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं जिनको हमने आसानी से बता दिया। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, ठीक। आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं इसे। अब हम क्या समझते हैं, जो नंबर लाइन है ये कितने भागों में बटी होती है, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक। ये हमारी नंबर लाइन बटी होती है। अगर बात की जाए इसमें कुछ क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है और शून्य पूर्णांक संख्या होती है। समझते हैं। अगर बात की जाए तो ये क्या है, ये क्या है, 0 पूर्णांक है। क्या है, 0 पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा होना चाहिए, दशमलव के बाद कोई नंबर नहीं आना चाहिए, वही क्या कहलाता है, पूर्णांक, यानी पूरा अंक। समझ में आई बात। फिर हम समझते हैं ये जितने भी इस साइड के नंबर्स होते हैं वे क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। यानी धनात्मक ऐसी संख्याएं जो कि क्या हो, पूरी पूरी हो। फिर आगे क्या होता है, ये इधर की संख्याएं क्या कहलाएंगी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। समझ में आ रही बात। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जितने भी इस साइड होंगे 0 के, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं जितने भी 0 के उस साइड होंगी। जो 0 होगा वो क्या होगा, 0 पूर्णांक होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हम समझते हैं गैर धनात्मक संख्याएं। क्या बोलेंगे, गैर धनात्मक संख्या। अगर गैर धनात्मक संख्या का मतलब यह है कि ऐसी संख्याएं जो क्या हो, धनात्मक ना हो। समझ में आ रही बात। अभी थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ से ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं और गैर धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा। क्या देगा आप समझिएगा। ऐसी संख्याएं क्या है जो कि धनात्मक ना हो। तो धनात्मक है कितनी संख्याएं, 1 से लेके सारी इधर वाली संख्याएं। क्या 0 है, 0 नहीं, 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट। समझ में ही बात। जो गैर धनात्मक संख्या है उनकी स्टार्टिंग कहां से होगी, 0 -1 -2 -3। फिर आगे बात की जाए गैर ऋणात्मक संख्या। गैर ऋणात्मक संख्याएं। गैर ऋणात्मक संख्याओं का मतलब ऐसी संख्याएं जो कि ऋणात्मक ना हो। तो ऋणात्मक संख्याएं हैं कितनी, इधर वाली है। इधर वाली क्या है, सारी की सारी क्या है, ऋणात्मक। 0 क्या है, 0 नहीं, 1 2 3। कुछ थोड़ा सा समझ में आया होगा क्या,
ये जीरो जो है दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जीरो ऐसी संख्या है ना तो वो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। ये इसका मतलब ये मत दिमाग लगाना कि गैर धनात्मक संख्याएं करा यानी सारी ऋणात्मक संख्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो हम फिर ऋणात्मक संख्याएं क्यों लिखते हैं यहाँ पे? अगर गैर ऋणात्मक संख्या लिखी हमने तो यानी इसका मतलब ये नहीं है कि केवल धनात्मक संख्याएं। अगर ऐसा होता तो हम ये धनात्मक संख्याएं क्यों लिखते हैं भाई? ऐसी संख्याएं जो धनात्मक ना हो, ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक ना हो, समझ में। और जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहां तक? आई थिंक कहीं नहीं, कोई नहीं। ठीक, ये जितनी भी नंबर हैं ये जो गैर ऋणात्मक संख्याएं हैं, इन्हीं को हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, क्या? होल नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं। ठीक, इन्हीं को हमने पढ़ा था पूर्णांक संख्या, यही तो था इसका। ठीक है, आगे चले। आगे हम समझते हैं अब रियल नंबर के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं। आगे हम देखते हैं रियल नंबर के बारे में। नंबर लाइन खत्म, यहां से नंबर लाइन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब हम समझते हैं क्या रियल नंबर के बारे में। ठीक, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन सी संख्याएं? एक परिमेय संख्या होती हैं और एक दूसरी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। जो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वास्तविक यानी कि रियल, इनको कह सकते हैं क्या? रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? परिमेय और अपरिमेय। समझ में आएगा? अगर बात की जाए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो परिमेय संख्या का रूल होता है ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती। परंतु क्या? परंतु का मतलब ये होता है कुछ ना कुछ इसके नियम होंगे। क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या कंडीशन है? क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और दोनों की दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? इंटीजर नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है पता है? जितनी भी संख्याएं हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, सारी संख्याएं क्या होती हैं? इंटीजर नंबर होती है। जीरो भी एक नंबर होता है इंटीजर, उसको हम बोलते हैं जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इसके पहले हमने पढ़ लिया है क्या? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, उन्हीं को बोलते हैं इंटीजर। ठीक, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर और जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। और बात की जाए जीरो की, तो जीरो क्या है? हमने बताया था जीरो पूर्णांक है, वो क्या होता है? जीरो इंटीजर ही होता है। समझ में आई बात? तो ये क्या होने चाहिए? सारे इंटीजर नंबर ही होने चाहिए, बट क्यों कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? पूर्णांक भी लिख सकते हैं, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक, यहां तक कोई क्लियर? कोई दिक्कत है यहां पर? चल आगे हम समझते हैं जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो कि क्या हो? पूरी तरीके से कभी भी विभाजित ना हो। ठीक, पूरी तरीके से कभी भी विभाजित ना हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब थोड़ी सी बात की जाए पाई की। पाई, अगर आपसे कहा जाए कि ये जो पाई होता है ये क्या होता है? पाई का जो मान होता है वो क्या होता है? हम सबसे पहले ये समझते हैं। अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो क्या पढ़ा है?
पाई का मान क्या पढ़े हैं? 22/7 पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? 22/7 पढ़े हैं। आपको क्या पता है कि ये 22/7 क्या है? आपको ये जानकारी है क्या कि ये 22/7 क्या है? आपको नहीं पता होगा, हम बताते हैं क्या है। ये जो 22/7 है ये परिधि और व्यास, परिधि और जो व्यास होता है उसका अनुपात होता है 22/7। क्या होता है? 22/7 जो होता है ये परिधि और व्यास का अनुपात होता है। समझ में ये बात? क्या समझो थोड़ा सा। जैसे कोई भी वृत्त बनता है, कोई भी वृत्त बनता है तो उसके परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा लगभग कितना होता है? अगर ये व्यास 7 होगा तो ये जो टोटल परिधि होगी ये सदैव 22 होगी। ठीक, 22 होगी, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? अगर जैसे सपोज ये 14 हो गया, मतलब 2 गुना हो गया, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। दोनों का जब हम अनुपात करेंगे, रेशियो करेंगे, तो वही ये मान होता है परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है? सदैव 22/7 होता है। समझ में आई बात? आज तक ये जानकारी आपको नहीं रही होगी कि परिधि और व्यास का अनुपात ही ये जो 22/7 होता है। ठीक, हमने रट रखा है कि पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन वो है क्या 22/7? कहां से आया है ये किसी को नहीं पता। तो ये क्या होता है? परिधि और व्यास के अनुपात ही होता है। परिधि आपकी 22 होगी, अगर आपका व्यास 7 है तो गारंटी है, आप सॉल्व करके देख लीजिए तो आपकी परिधि क्या आएगी? 22 ही आएगी। ठीक, और ये एग्जैक्ट नहीं वैल्यू होती है, ये भी समझ लेना है। इसकी वैल्यू ये एग्जैक्ट नहीं होती है। ठीक, लगभग में होती है, ये लगभग में होती है, हम मानते हैं सिर्फ इतना। तो यानी 21 पॉइंट समथिंग होगी, हो सकता है 21 पॉइंट समथिंग हो। ठीक है, तो ये चीजें होते हैं। लेकिन जो पाई होता है, ये पाई इसका मान होता है पूरा 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और इसका मान और होता है 3.14। ये जानती हो 3.14 क्या होता है? एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसको आप डिवाइड करिए, यही आएगा 3.14 समथिंग आता हुआ जाएगा। ये रिपीटेड आएगा, कहीं रुकेगा नहीं, फिक्स नहीं है। इसी वजह से यानी ये बताया ही नहीं जाता है कि ये पाई का मान ये लिया गया है कि 180, कुछ भी वैसे लिया जाए, पाई का मान ये भी लिया जाएगा तब भी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। पाई का मान 180 डिग्री लिया जाएगा तब तो होनी ही नहीं है। ठीक, तो इसीलिए ये जो है अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन परिधि बटे व्यास जो होता है वो लगभग मान लिया जाता है। तो ये जो 22/7 होता है ये क्या होता है? इसको हम लोग परिमेय मानते हैं, और जो पाई होता है इसको हम क्या मानते हैं? अपरिमेय। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे हेडिंग डाली। यहां से तो पूरी तरीके से सब कुछ पता हो गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन जो Q होना चाहिए वो 0 के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? बाकी जो है P वो क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर। P और Q इंटीजर होने चाहिए, केवल Q 0 इंटीजर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। ठीक, अगला है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको पूरी तरीके से लिखा ना जा सके, फिक्स वैल्यू उनकी ना हो, वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। पाई क्या होता है? समझ में आए? 22/7 कहां से आया? परिधि और व्यास का अनुपात होता है। परिधि 22 होती है और व्यास 7 होता है। इन दोनों का अनुपात की बात कीजिए। ठीक, आगे हम समझते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं और सम पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। इनको हमने इसके पहले ही वीडियो में सब कुछ लिखा दिया था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है मेरा नंबर सिस्टम का, तो आप देख सकते हैं, वहां पे पूरा डिफाइन किया गया होता है। ठीक, जो चीजें छूटी हुई थी पहले वीडियो में वो हम यहाँ पर आपको आगे करवाएंगे, क्योंकि एक ही चीज को बार बार रिपीट करा के वीडियो बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आगे हम समझते हैं परिपूर्ण संख्या। क्या? परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या। सबसे पहले हम समझते हैं कि परिपूर्ण संख्या क्या होती है।
परिपूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड करें, क्या करें, जिनका गुणनखंड करें और उनके जितने भी गुणनखंड आए उनका हम सम करें तो क्या होना चाहिए, वही संख्या मिलनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। 6 के हम गुणनखंड करते हैं, 6 के गुणनखंड करें 1 2 3 और 6, यही तो होंगे। तो 6 भी तो उसका गुणनखंड होगा, लेकिन इसको छोड़ देना है, मतलब वो संख्या का को छोड़ के बाकी जितने गुणनखंड हो, यानी 3 + 2 + 1 टोटल कितना आ रहा है, इन संख्याओं का सम करें 1 + 2 + 3 टोटल कितना आएगा, 6 आएगा। तो यानी ये संख्या क्या होगी, परिपूर्ण, अपने आप में पूर्ण संख्या परिपूर्ण कहलाती है। समझ में ही बात। और अगला समझते हैं, अगर हम 8 लेते हैं, 8 के फैक्टर क्या करें, 1 2 4 8, ये तो यानी 8 को तो लेना नहीं, जो उसका है उसको नहीं लेना है, बाकी 4 + 2 6, 6 + 1 7, क्या ये इसके इक्वल आया है, नहीं आया, यानी ये संख्या परिपूर्ण नहीं होगी। फिर आगे बात करते हैं, आगे होता है 28, ठीक, 28 पहली संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। दूसरी क्या देखते हैं, एक बार 28 देखते हैं। 28 को आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 फिर 4 फिर 7 फिर 40, और कोई इसके फैक्टर है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 को आपको लेना ही नहीं है, लेना है नहीं लेना, और 1 भी रहेगा, समझ में। अब हम ऐड करते हैं, 14 + 7 21, 21 + 4 25, 25 + 2 27, 27 + 1 कितना हो जाएगा, 20। यानी सबका अगर हम सम करते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14 इक्वल टू कितना आ गया है, 28 आ गया है। यानी ये संख्या क्या होगी, परिपूर्ण संख्या। अगर अभी तक की हमें जानना कितना है, 4 परिपूर्ण संख्याएं हमको याद रखनी है, रटनी है, क्योंकि वो ऑप्शन में पूछा जाएगा कि क्योंकि आप इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते, उनके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद ऐड करेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन होती है इतनी ज्यादा नहीं होती है कि आप हाई स्कूल इंटर में नहीं कि विस्तृत आंसर आपको देने, नहीं, आपको कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करते हैं, पहली संख्या क्या होती है, 6 होती है, दूसरी 28 होती है, 4 9 6 होती है, समझ में। जो तीसरी संख्या वो क्या है, 4 9 6 है। अगली संख्या क्या है, 8 1 2 8। ये 4 संख्याएं हैं जो कि परिपूर्ण संख्याएं हैं, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, समझ में आ गई बात, ठीक। आगे हम समझते हैं, हमने अभाज्य संख्याएं पहले वीडियो में पूरी तरीके से बता रखा है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक भी वीडियो छोड़ रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ये हमारा तीसरा वीडियो है नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, जो अभाज्य संख्या की हमने पहले वीडियो में ट्रिक नहीं बताई थी, ट्रिक आज हम थोड़ी सी बताते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये हम बता चुके हैं, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल और केवल 2 होते हैं, एक पहला 1 और दूसरा वो संख्याएं स्वयं। टोटल अगर बात की जाए 1 to 100 टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अगर अभाज्य संख्या आपको चेक करना है तो हमेशा चेक करने के लिए जो ऑप्शन में होगा, ठीक, जो ऑप्शन में होगा उसको आपको क्या करना है, 6n+1 या फिर 6n-1 इस फार्मूले से आप चेक करेंगे। तो अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो संख्या अभाज्य संख्या है, और हो भी सकती है नहीं भी, ये जरूरी नहीं है कि नहीं कंफर्म है, ठीक, समझिएगा थोड़ा सा। अगर जैसे बात किया जाए 35 की और 37 की, समझिए, ठीक, 35 की और 37 की, अगर 35 को लिखते हैं और 37 को लिखते हैं तो 6n+1 के फॉर्म में लिखते हैं और 6n-1 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक।
अगर इसको लिखना है हमें तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू 6 प्लस का 1, यही तो होगा 37। ये तो खैर है, ठीक है कोई बात नहीं, 37 है। फिर आगे बात करते हैं 6n माइनस 1, यानी कि 6n माइनस का 1 करेंगे, यानी 6 इंटू 6 माइनस का 1 इक्वल टू कितना होगा, 35 होगा। क्या ये 35 अभाज्य संख्या है? नहीं है भाई, ये संख्या तो नहीं है। यानी ये रूल कहीं ना कहीं फॉलो होता है, कहीं नहीं होता। लेकिन एक चीज हमेशा जान लो, अगर कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है तो गारंटी है कि वो इसमें होगी जरूर। ठीक ऐसे भी बहुत सारी संख्या होंगी, लेकिन जो अभाज्य संख्या होगी वो पूरी तरीके से इस रूल को फॉलो करेगी। ठीक, समझ में ही बात? कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? तो ये होती है थोड़ी सी आगे चले, आगे आपको ठीक। तो एक क्वेश्चन लगाते हैं और यहीं से आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन उसके पहले लगा लें। क्वेश्चन हमारा ये है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है? क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है? समझ में हुआ? जैसे परिमेय संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए। सपोज हमने एग्जांपल ले लिया 2/5 और 2/5, सॉरी 3/5। अब आप इसके बीच में कितनी संख्याएं लिख सकते हैं, हमको ये बताइए। आपको पता है कि किसी भी नंबर के अंश और हर में किसी भी एक सेम संख्या का गुणा करने से संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज पता है कि नहीं पता? नहीं पता है तो जान लो। 0 0 यानी 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। यहां भी हमने 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब बताओ इसके बीच में 20 से 30 के बीच में कितनी संख्या लिखी जा सकती? 10। समझ में आ रही बात? आगे चलो, 1 0 और बढ़ा दो। क्या परिमेय बदल गई? परिमेय नहीं बदली है, 2/5 है, 3/5 है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब है 200 से 300। 200 से 300 के बीच में कितनी संख्या है? 100 संख्याएं। फिर आगे चलते हैं, 1 0 और बढ़ा देते हैं। अब 2000 से 3000 के बीच में 1000 संख्याएं। फिर आगे चलते हैं, 1 0 और बढ़ाओ भैया। 20,000 से 30,000 के बीच में 10,000 संख्याएं। यानी कि आप अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप कोई फिक्स नहीं है कि कितनी संख्याएं लिखी जा सकती, आप अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। समझ में आई बात? ये नंबर सिस्टम का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आगे आपको फिर से नंबर सिस्टम भी खत्म नहीं हुआ है, आगे और पढ़ाया जाएगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।